हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नवाज हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो ये हमारे पास पार्ट सेकंड है आरसीसी का, और ओवरऑल रिवीजन का पार्ट फोर्थ है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट्स के बारे में, और जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स आएंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पॉइंट फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आर मेड अप ऑफ एग्रीगेट्स। 70 to 80% जो वॉल्यूम होता है कंक्रीट का वो जनरली एग्रीगेट का बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टीज़ लाइक वाटर रिक्वायरमेंट्स, वर्केबिलिटी, इन पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है एग्रीगेट्स का। एग्रीगेट्स हमारे पास जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू शेप। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन। ऑन दिस बेस एग्रीगेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेचुरल एग्रीगेट्स और आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। नेचुरल एग्रीगेट्स नाम से ही पता चल जाता है जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होंगे फ्रॉम द बेड्स ऑफ डीप रिवर्स एटसेट्रा। इनमें क्या होती है कि सिल्ट या क्ले की कोटिंग्स होती है, तो इनको यूज़ करने से पहले हमें वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज जो है ये कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स की है, ब्रोकन ब्रिक्स है, एयर कूल्ड, फ्रेश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, फ्लाई एश एटसेट्रा। दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स, जनरली यूज्ड फॉर लीन कंक्रीटिंग एंड मास कंक्रीटिंग एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम देखेंगे, एग्रीगेट्स हमारे पास जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स और ऑल इन एग्रीगेट्स। फाइन एग्रीगेट्स हम उन एग्रीगेट्स को कहते हैं जिनका साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन होगा बट लेस देन 4.75 mm होगा। और सिंपली वी कैन से डेट कि जो 4.75 mm से पास हो जाएंगे और 75 माइक्रोन पे रिटेन हो जाएंगे। पार्टिकल साइज 6 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, इनको हम जनरली सिल्ट कहते हैं। पार्टिकल साइज लेस देन 2 माइक्रोन नॉन एज क्ले, मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट प्लस क्ले, इसको हम लॉम कहते हैं। एज पर IAS कोड 3831987 फाइन एग्रीगेट्स आर डिवाइडेड इंटू 4 जोन्स ग्रेडिंग फ्रॉम 1 to 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे यहाँ पे ये। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट्स हम उन एग्रीगेट्स को कहते हैं जिनका साइज ग्रेटर देन 4.75 mm होगा बट लेस देन होगा 75 mm। दे मे बी क्रस्ड और अनक्रस्ड और पार्शली क्रस्ड एग्रीगेट्स। देन कम्स ऑल इन एग्रीगेट्स। ये इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जिसमें हर साइज प्रेजेंट होगा। इट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ एवरी साइज, दे आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी कंक्रीट। अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम देखेंगे, एग्रीगेट्स हमारे पास जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, रॉन्ड एग्रीगेट्स, इरेगुलर और पार्शली रॉन्ड एग्रीगेट्स, एंगुलर एग्रीगेट्स और फ्लैंकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट्स। रॉन्ड एग्रीगेट्स हमारे पास जनरली कहाँ से मिलते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर बैंक्स, रिवर बेड, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। इनमें मिनिमम रेंज ऑफ वाइड्स होती है 32 से लेकर 33% तक। दे हैव हाई वर्केबिलिटी बट लो स्ट्रेंथ, दे कांट बी यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई वर्केबिलिटी इनकी इसलिए होती है क्योंकि ये रॉन्ड होते हैं। स्ट्रेंथ इनकी लो इसलिए होती है क्योंकि रॉन्ड शेप होने की वजह से इनका बॉन्ड जो होता है एक दूसरे के साथ वीक होता है। डेट्स वाई दे कांट बी यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। देन कम्स इरेगुलर और पार्शली रॉन्डेड एग्रीगेट्स। मिनिमम रेंज ऑफ वाइड्स इनमें 35 से लेकर 38% होती है। दे रिक्वायर्स मोर सीमेंट, हैव गुड वर्केबिलिटी। इंटरलॉकिंग इज बेटर देन रॉन्ड एग्रीगेट्स बट स्टिल कांट बी यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इंटरलॉकिंग तो इनकी रॉन्ड एग्रीगेट से बेटर है बट इनको भी हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन कम्स एंगुलर एग्रीगेट्स। इनका सरफेस जो होता है वो रफ होता है, फॉर एग्जांपल क्रॉस रॉक्स एटसेट्रा। परसेंटेज ऑफ वाइट्स इसमें होता है 38 से लेकर 40% तक। दे हैव लेस वर्केबिलिटी बट हैव हाई स्ट्रेंथ, दे कैन बी यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स। देन कम्स फ्लैकी एंड इलांगेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स को हम फ्लैकी तब कह सकते हैं जब उसकी लीस्ट लेटर डायमेंशन जो होगी वो लेस देन होगी 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। एंड एग्रीगेट्स को हम इलांगेटेड तब कह सकते हैं जब उसकी जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन होगी वो ग्रेटर देन होगी 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलांगेशन इंडेक्स। फ्लैकीनेस इंडेक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेट ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट डिवाइडेड बाई कंप्लीट सैंपल वेट इंटू 100। इन द सेम वे वेट ऑफ इलांगेटेड एग्रीगेट्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंप्लीट सैंपल इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से इलांगेशन इंडेक्स निकल जाएगा। फॉर गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बोथ द इंडेक्सेस शुड नॉट एक्सीड 10 to 15%। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के लिए ना तो फ्लैकीनेस इंडेक्स की और ना ही इलांगेशन इंडेक्स की वैल्यू 15% से ज़्यादा एक्सीड होनी चाहिए। इट शुड बी इन बिटवीन 10 to 15%। Properties of aggregates greatly influence the properties of concrete in fresh and hardened stage, that is workability, strength, durability, surface finish etc. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। वर्केबिलिटी पे, स्ट्रेंथ पे, ड्यूरेबिलिटी पे, इस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीगेट का। लार्जर द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स लेसर द सर्फेस एरिया, हैंस लेसर इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज़्यादा साइज होगा एग्रीगेट का उतना उतना लेस सर्फेस एरिया वो कवर करेगा और उतनी ज़्यादा उसकी वर्केबिलिटी होगी, और उसमें हमें कम सीमेंट लगेगा और फाइन एग्रीगेट्स की क्वांटिटी भी कम ही लगेगी। इंडियन स्टैंडर्ड्स यूज टू फाइंड आउट साइजेस। कौन से इंडियन स्टैंडर्ड्स यूज को हम एग्रीगेट्स का साइज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। 75 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1.18 mm, 2.36, 4.75, 6.3, 10 mm, 12, 16, 20, 40, 50, 63 and 80 mm. Rough textures of aggregate
increases 75% bond between cement and aggregate which increases 20% compressive strength of the concrete। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना ज़्यादा रफ टेक्सचर होगा एग्रीगेट का, रफ टेक्सचर्स होने की वजह से 75% बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है सीमेंट और एग्रीगेट के बीच में, जिसकी वजह से 20% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये तो बेसिक टर्म है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अलग अलग डेफिनेशन है इसकी। लॉ ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट हाई पोरोसिटी विच रिजल्ट्स लो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जितनी कम स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी उससे क्या होता है कि पोरोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटीज फॉर ऑल एग्रीगेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। कभी सिंपल पूछ सकते हैं सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कोर्स सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, फाइन सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ग्रेवल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, या सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑल एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे जो रेंज रहती है वो 2.4 से लेकर 2.9 के बीच में ही रहती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है? इट सिंपली मीन्स यूनिट वेट। इट इज़ द रेशो ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स। इट गिव्स अस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप एंड एग्रीगेट। बल्क डेंसिटी को हम सिंपली यूनिट वेट कहते हैं। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द शेप एंड ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। हायर द बल्क डेंसिटी लोअर इज द वाइड रेशो टू बी फिल्ड बाय सैंड एंड सीमेंट। जितनी ज़्यादा बल्क डेंसिटी की वैल्यू होगी उतना कम वाइड रेशो होगा जिसको जो सीमेंट और सैंड को फिल करना पड़ता है। इन केस ऑफ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स लीस्ट नंबर ऑफ वाइड्स प्रेजेंट होते हैं बट मोर बल्क डेंसिटी होती है। पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स के केस में ज़्यादा वाइड्स होते हैं बट उनकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो लव होती है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग मटेरियल्स की बल्क डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीमेंट की होती है 1.45, फाइन रिवर सैंड की होती है 1.44, मीडियम रिवर सैंड 1.53, कोर्स रिवर सैंड 1.6, ब्रोकन स्टोन्स 1.60। जितना ज़्यादा साइज होगा मटेरियल का उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी बल्क डेंसिटी की। तो ये एक सिंपल ट्रिक है इसको रिमेंबर करने की। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम और स्वेलिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंड 5 to 10% होगा उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है वो इंक्रीज होगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंड 10 to 20% होगा उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। इट ग्रेटली अफेक्ट्स द कंक्रीट व्हेन बैचिंग इज डन बाय वॉल्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मटेरियल की बैचिंग जो है हम बाय वॉल्यूम करते हैं उस केस में बल्किंग ऑफ सैंड का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन कम्स वाटर। वाटर भी एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम मिक्सिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कंक्रीट में। अमाउंट ऑफ वाटर वेरीज 25 से लेकर 35% बाई वेट ऑफ सीमेंट। वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड बी अ पोर्टेबल वाटर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिस वाटर को हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, मतलब उसमें इंप्योरिटीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर रिड्यूसेस 10 to 30% स्ट्रेंथ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर कंटेनिंग लार्ज क्लोराइड्स कैन काज एफ्लोरेसेंस एंड डैम्पनेस। अगर वाटर में क्लोराइड्स की कंसंट्रेशन होगी उसकी वजह से एफ्लोरेसेंस और डैम्पनेस काज हो सकती है कंक्रीट में। कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन सी वाटर इज़ 3.5%। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिजॉल्व सॉल्ट्स की, सी वाटर में 3.5% प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड सैंड। एज पर IS कोड 6501975 लाइट एंड बजर्ड सैंड को हम स्टैंडर्ड सैंड कंसिडर करते थे इंडिया में। इंडिया में हम जितने भी टेस्ट परफॉर्म करते थे कंक्रीट पे उसके लिए हम लाइट एंड बजर्ड सैंड को स्टैंडर्ड सैंड कंसिडर करते थे। इसको हम UK से इम्पोर्ट करते थे। बट इन नाउ डेज इनोरी सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम तमिलनाडु चेन्नई is considered as standard sand which we use to perform all types of tests on concrete in India। इसकी जो रिसर्च की गई थी कंक्रीट रिसर्च लेबॉर्ट्री चिपॉक में की गई थी। यहाँ पे अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इट शुड पास 100% थ्रू 2 mm sieve एंड इट शुड रिटेन 100% ऑन 90 micron sieve। यहाँ पे अगर हम इसके पार्टिकल साइज़ की बात करेंगे 33.33% ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ ग्रेटर देन 1 mm है। 33.33% ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ 1 mm से लेकर 500 माइक्रोन के बीच में है। एंड 33.33% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका साइज़ स्मॉलर देन 500 माइक्रोन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइननेस मॉडुलस का मतलब क्या होता है? एवरेज पार्टिकल साइज प्रेजेंट इन द एग्रीगेट दैट इज नोन एज फाइननेस मॉडुलस। इट्स अ न्यूमेरिकल इंडेक्स नंबर विच गिव्स एन आइडिया अबाउट द कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ एन एग्रीगेट। ये एक न्यूमेरिकल इंडेक्स नंबर है जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि एग्रीगेट जो है कितना फाइन है या कितना कोर्स है। फाइननेस मॉडुलस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइप के एग्रीगेट्स के लिए हम कौन सी इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स का यूज़ करते हैं। अगर हमने कोर्स एग्रीगेट्स का फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम 80 mm, 40 mm, 20, 10 और 4.75 mm सीव का यूज़ करते हैं। फाइन एग्रीगेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm,
600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन। ऑल इन एग्रीगेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं 80 mm, 40 mm, 20 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन। द वैल्यू ऑफ फाइननेस मॉडुलस शुड बी एन एवरेज। जो फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू एग्रीगेट्स की होनी चाहिए वो एवरेज होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू हाई नॉट टू लो। अगर वैल्यू ऑफ फाइननेस मॉडुलस हाई होगी उसकी वजह से हार्शनेस आती है कंक्रीट में, एंड अगर लो वैल्यू होगी फाइननेस मॉडुलस की उसकी वजह से जो कंक्रीट हो जाता है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो डेट्स वाई इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो एवरेज होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ये जो न्यूमेरिकल है ये डिटेल से डिस्कस करवाया है लेक्चर में, इसकी हम फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं लास्ट पे आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पे हमें फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू 3.46 निकली है। लेट इट भी अगर हम इसको 3 एज्यूम करेंगे, लेट इट भी हम कोर सेग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे थे और हमारे पास वैल्यू जो आई वो 3.46 आई, लेकिन हमने उसको कंसिडर 3 किया। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है, तो आपने यहाँ पे सीरीज को लेफ्ट साइड से काउंट करना है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 4.75 mm, सेकंड इज 10 mm और थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो है वो 20 mm है। तो इट मीन्स डैट की जो एवरेज पार्टिकल साइज है वो 20 mm है। एवरेज वैल्यू ऑफ फाइननेस मॉडुलस अब कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन ये भी अराइज होता है। ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि जो फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू एवरेज होनी चाहिए, लेकिन एवरेज अब कितनी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फाइन एग्रीगेट्स के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2.2 से लेकर 3.5। कोर्स एग्रीगेट्स के लिए इसकी 5.5 से लेकर 8 के बीच में अगर वैल्यू है तो वो एवरेज कंसिडर की जाएगी। ऑल इन एग्रीगेट्स के लिए अगर इसकी वैल्यू 3.5 से लेकर 6.5 के बीच में है तो वो वैल्यू एवरेज कंसिडर की जाएगी। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो क्या है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं पर बैग सीमेंट, दैट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशो। रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स एक्सक्लूडिंग द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द एग्रीगेट्स टू द वेट ऑफ सीमेंट एडेड, दैट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशो। मैथमेटिकली अगर हम वाटर सीमेंट रेशो की बात करेंगे इट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। पर सीमेंट बैग में हम कितना वेट ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इट कैन बी बेटरली अंडरस्टैंड बाय द रिलेशन गिवन बाय डफ इब्राहिम इन 1918। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वाटर सीमेंट रेशो लॉ डफ इब्राहिम ने दिया था 1918 में। इट इज़ द रेशो ऑफ वाटर टू सीमेंट दैट इम्पोर्ट्स द स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट नॉट ओनली द सीमेंट अलोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने यहाँ पे बताया हुआ है। ये वाटर ही है जो कंक्रीट में स्ट्रेंथ इंपोर्ट करता है। खाली सीमेंट अगर हम उसको मिक्स कर देंगे ड्राई स्टेट में उससे कभी भी स्ट्रेंथ नहीं आ सकती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनुअल मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्स मोर वाटर सीमेंट रेशो एज कम्पेयर टू मैकेनिकल मिक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कंक्रीट को मैनुअली मिक्स करेंगे वहाँ पे हमें ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो लगेगा एज कम्पेयर टू मैकेनिकल मिक्सिंग। वाटर सीमेंट रेशो लेस देन 45% कैन काज हनीकम स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मैनुअल मिक्सिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम कंक्रीट को मैनुअली मिक्स कर रहे हैं तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर जो होनी चाहिए इट शुड बी 45%। अगर हम इससे कम ऐड करेंगे तो कंक्रीट में हनीकम स्ट्रक्चर अकर हो सकता है, मतलब वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा। बट इन केस ऑफ मैकेनिकल मिक्सिंग एंड यूजिंग मैकेनिकल वाइब्रेटर्स वर्केबल पेस्ट कैन बी मेड बाय यूजिंग वाटर सीमेंट रेशो अप टू 35% बाय वेट ऑफ सीमेंट। बट अगर हम उसको मैकेनिकली मिक्स कर रहे हैं और हम वाइब्रेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली कंपैक्ट करने के लिए, उस केस में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो 35% है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ये तो बेसिक टर्म है, जो केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। फॉर ओनली केमिकल रिएक्शन ओनली 25% ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड। अगर हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्रिएट करनी है बिटवीन सीमेंट एंड वाटर तो सिर्फ 25% वाटर ऐड करने से भी केमिकल रिएक्शन उनमें अकर हो सकती है। सेटिंग टाइम क्या है, द टाइम काउंटेड फ्रॉम द एडिशन ऑफ वाटर टू द स्टेज ऑफ स्लाइटली हार्डन इज कॉल्ड सेटिंग टाइम। जैसे ही हमने सीमेंट में वाटर ऐड कर दिया और जब कंक्रीट जो है थोड़ा सा हार्डन स्टेज में आ गया उसके बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज नोन एज सेटिंग टाइम। अब इसमें जनरली दो टाइम आते हैं हमारे पास, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर अबोव 30 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे अगर टेम्परेचर अबोव 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका इफेक्ट पड़ता है सेटिंग टाइम में, उस केस में सेटिंग टाइम डिक्रीज होता है। वाटर सीमेंट रेशो लॉ और डफ इब्राहिम्स लॉ। In 1918, extensive studies was done by Duff Ibrahim at Lewis Institute, University of Illinois. He gives the relation between water cement ratio and compressive strength. S is equal to 948 upon 7 की power x, where S is compressive strength and x is water cement ratio by volume. ये important point है examination point of view से. In future, due to advancement in the field of admixtures, this law will be known as water to cementitious material. अब जिस टाइम में 1918 में जब ये लॉ आया था उस केस में कोई भी एडमिक्सचर्स प्रेजेंट नहीं था। अब प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे वी हैव नंबर ऑफ एडमिक्सचर्स जिसकी वजह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को इंप्रूव कर सकते हैं। तब उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि इन फ्यूचर में इसी लॉ को वाटर टू सीमेंटियस मटेरियल लॉ भी कहा जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm² ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब
विथ स्पेसिफाइड वाटर सिमेंट रेशो आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, उसमें हम कंक्रीट की फिलिंग करते हैं, 28 डेज तक हम प्रॉपर उसकी क्यूरिंग करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, जो वैल्यू वहाँ पे आएगी दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है, टू परफॉर्म ऑल द कंक्रीटिंग ऑपरेशंस दैट इज मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंपैक्शन एटसेट्रा विद द इजीएस्ट वे दैट इज नोन एज वर्केबिलिटी। इजीएस्ट वे से हम सारे के सारे कंक्रीटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें दैट इज नोन एज वर्केबिलिटी। हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। अब वर्केबिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है उसको हम रिड्यूस करेंगे, इंक्रीजिंग वाटर सिमेंट रेशो को इंक्रीज करेंगे, वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, बट ऑन दी अदर हैंड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होगी। डिक्रीजिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट है उसको डिक्रीज करेंगे, वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, लार्जर साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करके। जितना ज़्यादा लार्जर साइज एग्रीगेट होगा उतना उसका कम टोटल सरफेस एरिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वर्केबिलिटी भी इंप्रूव होगी। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है हार्शनेस। हार्शनेस का मतलब क्या होता है कि जब इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है कंक्रीट की ड्यू टू लो वाटर सिमेंट रेशियो दैट इज नोन एज हार्शनेस, इट कॉजेज हनीकम स्ट्रक्चर। अब ये किस रीज़न की वजह से आती है, जब हम क्या करेंगे एक्सेस ऑफ मिडल साइज पार्टिकल यूज़ कर देंगे या फिर डेफिशिएंसी होगी मिडल साइज पार्टिकल्स की। इट मीन्स डैट कि अगर हम फाइन एग्रीगेट्स को बहुत कम ऐड करेंगे या हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे, उसकी वजह से हार्शनेस आ सकती है कंक्रीट में। देन कम्स सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट जब आपस में सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ एंड द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पे। काजेज़ क्या हैं इसके, जब हम ज़्यादा वाटर सिमेंट रेशो ऐड कर देंगे, जब हम हाइट ऑफ फॉल इंक्रीज कर देंगे मोर देन 1 मीटर, जब एग्रीगेट्स होंगे वो पोअरली ग्रेडेड होंगे, जब हम क्या करेंगे कंक्रीट को सब्जेक्ट करेंगे टू मच शॉक्स एंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, दैट आर द मेन कॉजेज ऑफ सेग्रीगेशन। आप सेग्रीगेशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स दैट इज विंसोल रेजिन, इट रिड्यूसेस सेग्रीगेशन एंड इंक्रीजेस वर्केबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विंसोल रेजिन ऐड करने से एक तो सेग्रीगेशन भी रिड्यूस हो जाती है और वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि अपीयरेंस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद फाइन पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट आफ्टर कंपैक्शन दैट इज नोन एज ब्लीडिंग। जब हम कंक्रीट को प्रॉपर्ली कंपैक्ट कर देंगे, अगर उसके टॉप पे एक लेयर आ जाएगी वाटर की जिसके साथ फाइन एग्रीगेट्स भी मिक्स होंगे, दैट इज नोन एज ब्लीडिंग। अब ये किसकी वजह से आती है, जब हम क्या करेंगे एक्सेस में अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे या एक्सेस में फाइन एग्रीगेट्स की कंसंट्रेशन को प्रोवाइड करेंगे, दैट वाटर लेयर इज नोन एज लेटियंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स वर्केबिलिटी। और वर्केबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पेपर में क्वेश्चन आने की। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वाटर सिमेंट रेशो। ये तो बेसिक है, जितना ज़्यादा वाटर सिमेंट रेशो रखेंगे उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी होगी, जितना कम वाटर सिमेंट रेशो रखेंगे उतनी कम वर्केबिलिटी होगी। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स में हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ लेन कंक्रीटिंग ग्रेडिंग शुड बी कंटिन्यूस। लीन कंक्रीटिंग के केस में जो ग्रेडिंग होनी चाहिए एग्रीगेट्स की वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और रिच कंक्रीट मिक्स के केस में ग्रेडिंग जो होनी चाहिए वो कोर्स होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देन कम्स शेप ऑफ एग्रीगेट्स। राउंड शेप एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और एंगुलर शेप ऑफ एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी कम होती है। साइज ऑफ एग्रीगेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा वर्केबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ये पहले ही मैंने ऊपर बता दिया। लार्ज साइज एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी कम होती है, ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया। सरफेस टेक्सचर का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वर्केबिलिटी पे। अगर सरफेस टेक्सचर रफ होगा वर्केबिलिटी कम होगी, अगर सरफेस टेक्सचर स्मूथ होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वाटर एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एग्रीगेट्स हाई होगा तो वर्केबिलिटी कम होगी, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन रेट जो एग्रीगेट्स का वो कम होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। मिक्सिंग टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वर्केबिलिटी में। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एवरेज मिक्सिंग टाइम जो कंक्रीटिंग का है वो 3 to 5 मिनट्स है, इससे ना ही इससे कम होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए। एडमिक्सचर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वर्केबिलिटी पे। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, विंसोल रेजिन एक ऐसा एडमिक्सचर्स है जिसको ऐड करने से हम वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और टेम्परेचर का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वर्केबिलिटी पे। वर्केबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, वाटर जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, तो उससे ऑब्वियसली बात है वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जनरली 3 स्टैंडर्ड टेस्ट आते हैं। स्लम्प टेस्ट आ जाता है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। स्लम्प टेस्ट क्या है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन यूज टेस्ट है जिसको हम जनरली ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं। इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने कोड रेकमेंड किया है 73202197 4।
ये तीनों के तीनों टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और बड़ी बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं यहाँ से। स्लम्प टेस्ट क्या है? इट वाज डिवाइज्ड इन यूएसए। सबसे पहले इसको यूएसए में यूज़ किया गया था। इसके लिए जो अपरेटस यूज़ करते हैं हम, स्टील मोल्ड है इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है और हाइट इसकी होती है 30 सेंटीमीटर और 300 mm। दोनों टॉप और बॉटम एंड्स के होते हैं, इसमें ओपन होते हैं। थिकनेस ऑफ मोल्ड शुड नॉट बी लेस देन 1.6 mm। स्टील टैंपिंग रॉड जो होती है उसका डायमीटर कितना होता है? 16 mm होता है और उसकी लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर। कंक्रीट सैंपल को हम जनरली 4 इक्वल लेयर्स में यहाँ पे फिल करते हैं। 75 सेंटीमीटर हर लेयर होती है एंड ईच लेयर इज टैम्प्ड 25 टाइम्स। यहाँ पे अगर हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करेंगे, इट इज सूटेबल फॉर हाई एंड मीडियम वर्केबिलिटी, दैट इज 25 टू लेकर 125 mm। मोस्टली यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइड। कंस्ट्रक्शन साइड पे सबसे ज़्यादा स्लम्प टेस्ट ही परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो 2 टेस्ट हैं, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, दोनों लैब टेस्ट हैं, इनको हम साइड पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी यूज टू मेजर वर्केबिलिटी फॉर एग्रीगेट साइज मोर देन 40 mm। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन एग्रीगेट्स का साइज मोर देन 40 mm होगा उसके लिए हम स्लम्प टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। Then comes compaction factor test. It gives the behavior of fresh concrete under the action of external forces. It measures compactability of concrete. Compaction factor test से हम compactability of concrete को मेजर करते हैं। इसमें हम जनरली compaction factor को फाइंड आउट करते हैं, उसके बेस पे ही हम वर्केबिलिटी जो है कंक्रीट की डिसाइड करते हैं। compaction factor को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेट ऑफ पार्शली compacted concrete डिवाइडेड बाई वेट ऑफ फुली compacted concrete। इसके लिए हम apparatus कौन सा यूज़ करते हैं? compacting factor apparatus। अपर हुपर के डायमेंशंस क्या क्या हैं? टॉप इंटरनल डायमीटर उसका 254 mm होता है, बॉटम इंटरनल डायमीटर 127 mm, इंटरनल हाइट उसकी होती है 239 mm। लोअर हुपर की अगर हम बात करेंगे, टॉप डायमीटर 229 mm, बॉटम डायमीटर 127 mm एंड हाइट इज़ 229 mm। सिलेंड्रिकल कंटेनर की डायमेंशन की होती है, इंटरनल डायमेंशन 152 mm, इंटरनल हाइट 305 mm। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ अपर हुपर एंड टॉप ऑफ लोअर हुपर इज 230 mm। Similarly, vertical distance between bottom of lower hooper to the top of cylinder is 203 mm। ये सारी की सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी सूटेबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इट इज सूटेबल फॉर मीडियम एंड लो वर्केबिलिटीज़। मीडियम और लो वर्केबिलिटीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर कंक्रीट मिक्सिस एग्रीगेट साइज नॉट एक्सीडिंग 38 mm। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेस्ट को हम जनरली उन एग्रीगेट्स के लिए परफॉर्म कर सकते हैं जिनका साइज जो होगा 38 mm से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब लेस देन 38 mm होगा। It is more accurate than slump test and it gives satisfactory result for both dry and wet mixes। दोनों मिक्सेस के लिए satisfactory result देता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लास्ट इज वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। इसके लिए हम अपरेटस कौन सा यूज़ करते हैं? वीबी अपरेटस हम यूज़ करते हैं। इसमें टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और टाइम के बेस पे हम क्या करते हैं? वर्केबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कंक्रीट की। इट इज़ सुटेबल फॉर लो एंड वेरी लो वर्केबिलिटी। इसको हम लो और वेरी लो वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ सूटेबल फॉर हार्श मिक्स। हार्श मिक्स के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशंस इसकी क्या है? इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मिक्सेस ऑफ हाई वर्केबिलिटीज, दैट इज स्लम्प ऑफ 75 mm। अब देखो अगर यहाँ पे तीनों टेस्ट की बात करेंगे, स्लम्प टेस्ट इज सूटेबल फॉर हाई वर्केबिलिटीज, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट इज सूटेबल फॉर मीडियम एंड लो वर्केबिलिटीज एंड वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इज सूटेबल फॉर लो एंड वेरी लो वर्केबिलिटीज। ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हमारे पास जनरली क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज एंड इन हार्डन स्टेज। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज मीन्स द स्टेज ऑफ कंक्रीट विद इन द इनिशियल सेटिंग टाइम। विद इन द इनिशियल सेटिंग टाइम जो स्टेज आती है कंक्रीट की, डेट इज नोन एज प्लास्टिक स्टेज। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन स्टेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी इस पर भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। विच स्टेज इज नोन एज ग्रीन स्टेज ऑफ द कंक्रीट? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्लास्टिक स्टेज। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज नोन एज प्लास्टिक और ग्रीन कंक्रीट। द प्रॉपर्टीज डेट कम्स अंडर प्लास्टिक स्टेज आर। अब इसके अंडर कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं? वर्केबिलिटी है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर लिया ऊपर। फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया। सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, हार्शनेस क्या होता है, इनको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हार्डन स्टेज की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हार्डन स्टेज हम किसको कहते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट डेट कम्स अंडर हार्डन स्टेज आर। आफ्टर द इनिशियल सेटिंग टाइम जो स्टेज आती है कंक्रीट की, डेट स्टेज इज नोन एज हार्डन स्टेज। स्पेशली अगर हम ओपीसी की बात करेंगे, आफ्टर 30 मिनट्स जो स्टेज आती है वो हार्डन स्टेज में ही आती है। इसमें 4 प्रॉपर्टीज आती है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी एंड डायमेंशनल चेंजेस। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। इट डिपेंड्स ऑन वाटर सीमेंट रेशियो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, डिग्री ऑफ कंपैक्शन एंड अदर ऑपरेशंस। जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी होगी बट स्ट्रेंथ कम होगी।
क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे, डिग्री ऑफ कंपैक्शन और भी बहुत सारे ऑपरेशन है जिनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। अब स्ट्रेंथ हमारे पास जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? एज पर IS कोड 456/2000 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम 15 सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। अलग अलग ग्रेड्स की अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, जैसे M10 की 10 न्यूटन पर mm², M20 की 20 न्यूटन पर mm², एटसेट्रा। सेकंड इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज जस्ट 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है, उसका 10% निकालेंगे तो वहाँ से हमें उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाएगी। थर्ड इज शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ इज 10 to 12% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट की हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है, 10 to 12% निकालेंगे तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ निकल जाएगी। फेलियर ऑफ कंक्रीट इन शेयर इज ड्यू टू डायगोनल टेंशन, जो कंक्रीट में फेलियर आता है शेयर का, वो डायगोनल टेंशन की वजह से ही आता है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? इट इज 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इट इज द मेजरमेंट ऑफ एडिजन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट के बीच में जो एडिजन है दैट इज नोन एज बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी 10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। इट कैन बी इंक्रीज बाई यूजिंग डिफॉर्म्ड बार्स एंड लॉ वाटर सिमेंट रेशोज। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाई यूजिंग HYSD बार्स और लॉ वाटर सिमेंट रेशोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें जाती है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट अगेंस्ट डिसइंटीग्रेशन, डिटायरेशन एटसेट्रा, दैट इज वेदर इफेक्ट्स, चेंज इन टेंपरेचर, एक्शंस ऑफ वाटर कंटेनिंग केमिकल्स एटसेट्रा, दैट इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। कंक्रीट का रेजिस्टेंस क्या है अगेंस्ट ऑल दिस एक्सटर्नल एजेंसीज, दैट इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स ड्यूरेबिलिटी। अब कुछ मेन फैक्टर्स जो इस पर अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है, कवर टू रेनफोर्समेंट एटसेट्रा। देन कम्स इम्परमिएबिलिटी। इम्परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर। कंक्रीट कितना रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज इम्परमिएबिलिटी। जितनी हाई इम्परमिएबिलिटी होगी कंक्रीट की उतना बेटर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होगा। एंड द लास्ट इज डायमेंशनल चेंजेस। डायमेंशनल चेंजेस में क्या क्या आता है? फर्स्ट इसमें जाती है हमारे पास श्रिंकेज, देन कम्स क्रीप, इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? द एक्सटेंट ऑफ श्रिंकेज डिपेंड्स अपॉन क्यूरिंग एंड पोरोसिटी ऑफ फॉर्मवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक्सटेंट ऑफ श्रिंकेज किस पे डिपेंड करती है? क्यूरिंग एंड पोरोसिटी ऑफ फॉर्मवर्क्स। एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मिक्स प्रोपोर्शंस एंड वाटर सीमेंट रेशियोज। श्रिंकेज इंक्रीजेज फॉर हाई सीमेंट कंटेंट्स एंड हाई वाटर सीमेंट रेशियोज। अगर सीमेंट कंटेंट हाई होगा और वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा उसमें ज़्यादा श्रिंकेज होगी। अगर लो वाटर सीमेंट रेशियो होगा और लो वाटर कंटेंट होगा तो उसकी श्रिंकेज वैल्यू कम होगी। द ओनली एडवांटेज ऑफ दिस इज डैट इट इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। श्रिंकेज का एक ही एडवांटेज है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। सेकंड इसमें जाते हैं हमारे पास क्रीप। क्रीप हम किसको कहते हैं? टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन को ड्यू टू सस्टेन लोडिंग, दैट इज नोन एज क्रीप। इट इज आल्सो नोन एज टाइम यील्ड और प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रीप को ही हम टाइम यील्ड भी कहते हैं और प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सस्टेन लोड क्रीप डजंट डिसअपियर, इट्स परमानेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सस्टेन लोड को रिमूव भी कर देंगे लेकिन क्रीप फिर भी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होती। क्रीप जो है परमानेंट है, परमानेंट काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन है कंक्रीट में। मोर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेस क्रीप इफेक्ट। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की उस पर क्रीप का इफेक्ट कम होगा। रेट ऑफ क्रीप जो है डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टाइम। मोर क्यूरिंग टाइम क्रीप इफेक्ट्स डिक्रीजेस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम क्यूरिंग टाइम कंक्रीट का ज़्यादा कर देंगे उस पर क्रीप का इफेक्ट कम पड़ता है। फाइन एग्रीगेट्स के केस में क्रीप ज़्यादा होती है और वाइस वर्सा है, और कोर्स एग्रीगेट के केस में क्रीप का इफेक्ट कम होता है। देन कम्स इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम किसको कहते हैं? कंक्रीट इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज इन कंक्रीट स्ट्रेस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हम कंक्रीट की बात करेंगे ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, क्योंकि इलास्टिक हम उसी को कहते हैं जिसमें स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय लो वाटर सीमेंट रेशोज, रिच कंक्रीट, प्रॉपर एंड लॉन्गर क्यूरिंग। इलास्टिसिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग लो वाटर सीमेंट रेशोज, रिच कंक्रीट प्रिपेयर करके और लॉन्गर एंड प्रॉपर क्यूरिंग करके। एंड द लास्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ अ कंक्रीट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर डिग्री टेम्परेचर में कितनी अमाउंट ऑफ लेंथ में चेंजेस आती है, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज मोर फॉर रिच मिक्सेस देन लीन कंक्रीट्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिच कंक्रीट में ज़्यादा वैल्यू होती है थर्मल एक्सपेंशन की एज कम्पेयर टू लीन कंक्रीट्स। द एक्सपेंशन इज हाईएस्ट फॉर क्वार्ट्ज एंड लोवेस्ट फॉर लाइमस्टोन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होती है थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू अगर हम देखेंगे क्वार्ट्ज के लिए हाईएस्ट होती है और लाइमस्टोन्स के लिए लोवेस्ट होती है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन जॉइंट्स, ये तो बेसिक है। एक्सपेंशन और कंट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड्स करके हम थर्मल एक्सपेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने डिटेल से लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि हम मिक्स डिज़ाइन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू दे सकता हूँ। अगर आपने इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करना है तो आप लेक्चर देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन क्यों है, मिक्स डिज़ाइन प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है। अब देखो, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम किस में मेजर करते हैं, एमएम में मेजर करते हैं। जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट से अगर हम बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड सीयू 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन जो है ये जोन है फाइन एग्रीगेट्स का। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स, जोन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स एंड शेप ऑफ एग्रीगेट्स। अब इंडियन स्टैंडर्ड ने मिक्स डिज़ाइन के लिए कौन सा कोड रेकमेंड किया हुआ है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्लीज़ इसको यहाँ पे करेक्ट कर देना। इंडियन स्टैंडर्ड ने जो मिक्स डिज़ाइन के लिए कोड रेकमेंड किया है वो है 10262/2009। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्रीलिमिनरी एंड वर्क टेस्ट। ये दोनों टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है कि ट्रायल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ऑन 15 सेंटीमीटर क्यूब बिफोर एक्चुअल साइट वर्क टू गेट एन आइडिया अबाउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्स। एक्चुअली कंक्रीट को साइट पे यूज़ करने से पहले हम ट्रायल टेस्ट परफॉर्म करते हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब पे। उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स के बारे में। टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन लेबॉर्ट्री अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिमिनरी टेस्ट को हम जनरली लेबॉर्ट्री में ही परफॉर्म करते हैं और अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन परफॉर्म करते हैं। बट वर्क टेस्ट आर परफॉर्म्ड आइदर इन फील्ड और इन लेबॉर्ट्री एंड दे आर मेड आउट ऑफ कंक्रीट मिक्स बीइंग यूज्ड एट द साइट। अब वर्क टेस्ट को हम या तो फील्ड पे परफॉर्म करते हैं या फिर लेबॉर्ट्री पे परफॉर्म करते हैं, बट प्रीलिमिनरी टेस्ट को हम सिर्फ लैब में ही परफॉर्म करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। और वर्क टेस्ट के लिए जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं हम वो साइट से ही कंक्रीट लेते हैं जो हम एक्चुअली साइट पे यूज़ कर रहे हैं। दोनों में आई थिंक कि आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ प्रपोर्शनिंग फॉर नॉर्मल मिक्स डिज़ाइन एज पर IS कोड 456/2000। अब मिक्स डिज़ाइन हमारे पास जनरली दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल मिक्स जिसको हम ऑर्डिनरी कंक्रीट भी कहते हैं, देन कम्स कंट्रोल्ड कंक्रीट जिसको हम डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट भी कहते हैं। नॉमिनल मिक्स और ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है, इसमें कोई भी प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो है नॉमिनल मिक्स या ऑर्डिनरी कंक्रीट की M10, M15 एंड M20 जनरली यूज फॉर लीन कंक्रीटिंग। इन ग्रेड्स को हम जनरली लीन कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नो गारंटी फॉर डिजायर्ड स्ट्रेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए कोई भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ की गारंटी नहीं होती है। दे आर यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन द मिक्स, और इनको हम तभी यूज़ करते हैं जब मिक्स को डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर टेकन फ्रॉम ऑर्डिनरी कंक्रीट मिक्सेस, और इनके लिए जो हम प्रॉपर्टी कलेक्ट करते हैं वो ऑर्डिनरी कंक्रीट मिक्सेस से ही कलेक्ट करते हैं। देन कम्स कंट्रोल्ड कंक्रीट। इस केस में क्या होता है कि प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ये एक काइंड की ट्रायल मिक्सेस है कंट्रोल्ड कंक्रीट के लिए। प्रोपोर्शनिंग इज परफॉर्म्ड बाय प्रीलिमिनरी टेस्ट, और इसमें जो हम रेशो सेलेक्ट करते हैं वो प्रीलिमिनरी टेस्ट के बेस पे ही हम सेलेक्ट करते हैं। M25 से लेकर M80 तक जो भी ग्रेड्स आते हैं कंक्रीट के वो सारे कंट्रोल्ड कंक्रीट में ही आते हैं और सिंपली नोन एज डिज़ाइन मिक्स में ही आते हैं। इनमें कंप्लीट गारंटी होती है डिजायर्ड स्ट्रेंथ की, एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स। इनको हम हर इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स हम किनको कहते हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से कंक्रीट में ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, डेट आर नोन एज एडमिक्सचर्स, दैट इज ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एटसेट्रा। एडमिक्सचर से क्या होता है कि जो चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के, सेग्रीगेशन के, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। सेलुलर कंक्रीट जो है वो भी फॉर्म नहीं होता है। सेटिंग टाइम पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको भी हम इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम सेटिंग टाइम को इंप्रूव करना चाहें। और बॉन्ड भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है एडमिक्सचर्स ऐड करने से। एडमिक्सचर्स हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, केमिकल एडमिक्सचर्स और मिनरल एडमिक्सचर्स। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं केमिकल एडमिक्सचर्स के बारे में। केमिकल एडमिक्सचर्स में क्या होता है कि केमिकल्स ऐड किए जाते हैं कंक्रीट में उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंप्रूव करने के लिए। फर्स्ट इसमें है एसेलरेटर्स। दे आर एडिड फॉर रैपिड सेटिंग ऑफ कंक्रीट आर डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एसेलरेटर्स की, कैल्शियम क्लोराइड है, NaCl, कॉमन सॉल्ट हमारे पास जो है NaOH है, Na2SO4 एटसेट्रा। इनके एडवांटेजेस क्या है, इनको हम जनरली लो टेम्परेचर्स पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, कंक्रीट जो है सेट नहीं हो रहा होगा, एसेलरेटर्स ऐड करके हम उसको रैपिडली सेट करवा सकते हैं। फॉर्म वर्क जो है इससे हम जल्दी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि कंक्रीट जो है जल्दी सेट होगा, तो ऑब्वियसली बात है फॉर्म वर्क भी जल्दी रिमूव होगा। क्यूरिंग पीरियड भी इससे डिक्रीज हो जाता है। इमरजेंसी रिपेयर वर्क के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एज पर IS कोड 7861 पार्ट सेकंड 1.5% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैन बी एडिड फॉर PCC एंड RCC। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसने बताया कि 1.5% ऑफ CaCl2 हम ऐड कर सकते हैं PCC और RCC के लिए। देन कम्स रिटॉर्डर्स। रिटॉर्डर्स जो है टोटली रिसिप्रोकल है एसेलरेटर्स के लिए। रिटॉर्डर्स को हम यूज़ करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो रिटॉर्डर की है वो जिप्सम है। जिप्सम को हम किस लिए ऐड करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करने के लिए। जिप्सम की कंसंट्रेशन जनरली हम 3 to 5% या 3 to 4% ऐड करते हैं। शुगर है, शुगर भी कॉमन एग्जांपल है रिटॉर्डर की। 0.2 से लेकर 0.25% हम इसको ऐड करते हैं। स्किम्ड मिल्क,
इसको हम जनरली 0.1% ऐड करते हैं सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। देन कम्स वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। ये इसके नाम से ही पता चल जाता है, अगर हमने वाटर को रिड्यूस करना है, वाटर की क्वांटिटी को रिड्यूस करना है कंक्रीट में, तब हम वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स को ऐड करते हैं टू ऑब्टेन स्ट्रेंथ एट लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी। कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देन कम्स ग्राउटिंग एडमिक्सचर्स। इनको हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन डिस्टेंस इज लार्ज एंड इन केस ऑफ हॉट वाटर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो ग्राउटिंग एडमिक्सचर्स की है वो जेल्स है, प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च एंड मिथाइल सेलुलोज ग्लेज एटसेट्रा। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, इसको हमने बड़ी बार ऊपर डिस्कस कर लिया। वर्केबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस केस में जो एयर बबल्स की फॉर्मेशन होती है उनका साइज़ कितना होता है? 0.01 से लेकर 0.25 mm डाया होता है उनका ये। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है विंसोर रेजिन है, ऑलिव ऑयल है, सल्फोनेटेड कंपाउंड्स एटसेट्रा। देन कम्स वाटर प्रूफिंग एंड परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है इसकी है एस्फॉल्टिक प्रोडक्ट्स है, थिक विस्कस फ्लूइड्स, थिन फिल्म्स एटसेट्रा। समटाइम्स एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स एटसेट्रा। कभी कभी हम एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स को एज अ वाटर प्रूफिंग एंड परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स भी यूज़ कर देते हैं। एंड लास्ट टाइप जो केमिकल एडमिक्सचर्स में आती है वो हमारे पास है प्लास्टिसाइजर्स। इट इम्पोर्ट्स हाई वर्केबिलिटी विद ह्यूज डिक्रीज इन वाटर कंटेंट अप टू 20%। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम 20% वाटर कंटेंट रिड्यूस भी कर देंगे और प्लास्टिसाइजर ऐड करेंगे फिर भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ मोस्टली यूज्ड। कितना परसेंट हम इसको जनरली ऐड करते हैं? 0.1 से लेकर 4% तक। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है लिग्नस सल्फोनेट्स है, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा। एडवांटेजेस क्या है? स्लम्प वैल्यू को इंक्रीज़ करता है 25 से लेकर 100 mm के बीच में। सीमेंट कंटेंट जो है 15 से लेकर 20% रिड्यूस करता है अगर हम प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करेंगे। स्ट्रेंथ 30% इंक्रीज़ करता है विद 20% वाटर रिडक्शन। अगर हम 20% वाटर को रिड्यूस भी कर देंगे फिर भी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स। मिनरल्स आर एडेड इन ग्रीन एंड हार्डन स्टेज। मिनरल्स को ऐड किया जाता है बोथ इन ग्रीन एंड हार्डन स्टेज में। दे में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं ये नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। इनकी हाई पोजोलोनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जो है किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? थर्मल पावर प्लांट्स का। इट इज़ आल्सो नोन एज पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश। फ्लाई ऐश में क्या होता है कि स्पेरिकल ग्लासी पार्टिकल्स होते हैं, 1 mm से लेकर 150 mm तक इनका साइज होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है फ्लाई ऐश की? 3500 से लेकर 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम में। इसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रे होता है या डार्क ग्रे होता है। इट इज़ फाइनर देन OPC। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। देन कम्स ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हमें कहाँ से मिलता है? आयरन इंडस्ट्री से। टू प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम किस लिए यूज़ करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। इट्स कंपोजिशन इज सेम एज OPC बट विद लो कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट। इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। इट कैन बी यूज्ड एज पार्शल सीमेंट रिप्लेसमेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज GGBS। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। GGBS स्टैंड्स फॉर ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम सिंपली GGBS भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सिलिका फ्यूम। इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन एंड फेरो सिलिकॉन एलॉय। इट रिड्यूसेस परमेबिलिटी एंड इंक्रीजेस बॉन्ड, प्रिवेंट कोरिजन ऑफ स्टील एटसेट्रा। सिलिका फ्यूम जो है परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है और बॉन्ड को इंक्रीज करता है, कोरिजन ऑफ स्टील को भी प्रिवेंट करता है। इसका जो साइज होता है वो 100 टाइम्स लेस होता है OPC पार्टिकल से। इट हेल्प्स इन अर्ली स्ट्रेंथ। इट जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज लाइक OPC। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास राइस हस्क ऐश। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइस मिलिंग। ड्यूरिंग मिलिंग ऑफ पैडी 78% ऑफ वेट इज रिसीव्ड एज राइस, 22% हस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम पैडी की मिलिंग करते हैं उसमें से जो 78% वेट आता है वो राइस होता है, वो 22% उसमें हस्क प्रेजेंट होती है। हस्क कंटेन 75% ऑफ ऑर्गेनिक वोलेटाइल मैटर एंड 25% इज ऐश। अब हस्क में 75% ऑर्गेनिक वोलेटाइल मैटर होता है और 25% जो होती है ऐश होती है इसमें। इट इज़ आल्सो नोन एज RHA, राइस हस्क ऐश। इट कंटेन्स 85 to 95% एमोर्फस सिलिका। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लास्ट इज मेटाकोलिन। मेटाकोलिन क्या होता है? It is obtained by the calcination of choline, a fine white clay mineral which results a highly pozzolanic material that is known as metacholine. Metacholine हमें जनरली कैल्सिनेशन ऑफ कॉलिन से मिलता है। इसमें एक पोजोलॉनिक मटेरियल प्रेजेंट होती है, डेट्स वाई इसको हम एज ए एडमिक्सचर यूज़ करते हैं सीमेंट कंक्रीट में। सो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल हमारे पास RCC का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप